हेलो, वेलकम टू ऑल ऑफ़ यू। आज हम सीवर डिज़ाइन की बात करेंगे। सीवर डिज़ाइन में जाने से पहले हमें कुछ उसके बारे में बेसिक टर्म्स पता होना चाहिए। सबसे पहली चीज़ कि सीवर क्या है, व्हाट इज़ सीवर। सीवर इज़ अ conduit or pipe which is used to carry and transfer waste water। वेस्ट वाटर को हम W/W लिख सकते हैं, ठीक है। सीवर इज अ कंड्यूट और पाइप विच इज यूज टू कैरी एंड ट्रांसफर वेस्ट वाटर अंडर ग्रेविटी और ग्रेविटेशनल फोर्स। ग्रेविटेशनल फोर्स। Suppose this is a residential area. This is a home or this is a chain of homes. These are roof and this is the atmosphere. This is a cloud. ठीक है. So when rainfall is there, suppose यहाँ पे बारिश हुई. अब जो बारिश का पानी है, यहाँ पे ये जो ग्राउंड लेवल है, this is a ग्राउंड लेवल। पर्टिकुलर सॉइल, जिस टाइप की यहाँ पे सॉइल होगी, जो उसकी जितनी कैपेसिटी है, उस कैपेसिटी से ये वाटर इसमें इनफिल्ट्रेट होता जाएगा। तो जितना इनफिल्ट्रेशन हो रहा है पानी का, जब ये सॉइल यहाँ की पूरी तरीके से सेचुरेट हो जाएगी, मींस सेचुरेशन लेवल जब इसका हाईएस्ट पॉइंट पे पहुँच जाएगा, 100% जब सेचुरेट हो गई, तब और पानी इसमें इनफिल्ट्रेट नहीं हो पाएगा। ऑलरेडी इसके पोर्स फिल हो चुके हैं। तब क्या होगा कि जो एक्स्ट्रा वाटर आ रहा है रेनफॉल से, रेनफॉल इंटेंसिटी से, अब ये पानी धीरे धीरे यहाँ से रन करना शुरू करेगा। तो इसके बाद का जो एरिया है, सपोज एक पर्टिकुलर बाउंड्री हमने बना ली, ये एक कैचमेंट एरिया हुआ, जिसको हम बोलते हैं कैचमेंट एरिया और कैचमेंट बेसिन। तो ये जो पूरा कैचमेंट बेसिन है, इस पर्टिकुलर एक एरिया में, बेसिन में सेचुरेशन लेवल होने के बाद अब किसी एक पॉइंट को हमने सोर्स माना, दिस इज़ फर्स्ट पॉइंट। अब यहाँ पे जितना पानी इस पॉइंट से टकराया, अब इसके बाद बिकॉज ये इसके नीचे की सॉइल ऑलरेडी सेचुरेट हो चुकी है, तो वाटर ने रन करना शुरू किया और ऑलरेडी यहाँ पे पूरा सेचुरेशन लेवल आ चुका है बेसिन का। तो अब फर्स्ट पॉइंट से लेके ये हुआ इसका एंड पॉइंट इस कैचमेंट बेसिन का। इसके बाद भी ग्राउंड है, लेकिन अभी हमने एक लिमिट बांध ली एक कैचमेंट बेसिन की। तो इस कैचमेंट बेसिन का ये आउटलेट पॉइंट हुआ सेकंड पॉइंट। तो अब फर्स्ट पॉइंट से लेके सेकंड पॉइंट तक इस वाटर को रन करने में, जिसको यहाँ पर जो पानी रन हो रहा है, पहले तो हम उसको बोलेंगे रन ऑफ। दिस इज नोन एज अ रन ऑफ। तो रन ऑफ वाटर ये हुआ कि एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक जितना भी पानी हमारा बह रहा है, जितना अमाउंट ऑफ वाटर इज़ देयर, जो फ्लो की कंडीशन में है, इन्फिल्ट्रेशन के बाद, इन्फिल्ट्रेशन नहीं होगा, तो एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक आने में इसको जितना टाइम लग रहा है, दैट इज़ नोन एज अ टाइम ऑफ कंसंट्रेशन। यहाँ ये काफ़ी इंपॉर्टेंट टर्म है, टाइम ऑफ कंसंट्रेशन। तो टाइम ऑफ कंसंट्रेशन इज़ अ टाइम टेकन बाय अ पर्टिकुलर अमाउंट ऑफ वाटर to run from first point to the outlet of a catchment basin or introductory point to the outlet of this catchment basin। ठीक है, इसको अगर हम बहुत आसान शब्दों में समझें तो एक कैचमेंट एरिया का सेचुरेशन लेवल आने के बाद किसी एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट या उस कैचमेंट एरिया की लास्ट बाउंड्री तक पहुंचने में जितना टाइम लगता है अमाउंट ऑफ वाटर को, उसको हम बोलते हैं टाइम ऑफ कंसंट्रेशन। ठीक, तो अब ये जो टाइम ऑफ कंसंट्रेशन है, इसका सीधे सीधे हमारे डिज़ाइन में और न्यूमेरिकल्स में यूज़ होगा। तो टाइम ऑफ कंसंट्रेशन अब क्या होता है कि एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक आने में जितना टाइम लगता है वाटर को, इस ड्यूरेशन में जो रेनफॉल की इंटेंसिटी है
वो भी उसके बाद थोड़ी कम हो जाती है। तो सेकेंड पॉइंट तक जब अमाउंट ऑफ वाटर जा चुका है उसके बाद भी रेनफॉल हो रहा है, लेकिन उसकी इंटेंसिटी कम हो गई, तो अब ये माना जाता है कि ये जो टाइम ऑफ कंसंट्रेशन है जिसमें 1 से लेकर 2 पॉइंट तक रन ऑफ ने जितना टाइम लिया है, इसी ड्यूरेशन में जितनी बारिश हुई है उस बारिश को हम बोलेंगे दैट इज़ अ क्रिटिकल रेनफॉल। तो आफ्टर टाइम ऑफ कंसंट्रेशन सेकेंड टर्म इज नोन एज अ क्रिटिकल रेनफॉल। और क्रिटिकल रेनफॉल से पहले अगर हम एक टर्म बोलें दैट इज़ अ क्रिटिकल ड्यूरेशन या फिर टाइम ऑफ क्रिटिकल रेनफॉल। तो टाइम ऑफ क्रिटिकल रेनफॉल दैट इज़ इक्वल टू द टाइम ऑफ कंसंट्रेशन। तो टाइम ऑफ कंसंट्रेशन को ही हम क्रिटिकल ड्यूरेशन मानेंगे, और इस ड्यूरेशन में जितना भी रेनफॉल हो रहा है उस पूरे रेनफॉल इंटेंसिटी को हम बोलेंगे दैट इज़ अ क्रिटिकल रेनफॉल इंटेंसिटी। अब पहले एक हम लेआउट देखते हैं सीवर लाइंस का। सबसे पहले ये आपका रेजिडेंशियल एरिया है, और इस रेजिडेंशियल एरिया से जो गंदा पानी बाहर निकालने वाले पाइप्स होंगे इनको हम बोलेंगे लेटरल्स। ठीक है, तो जो स्मॉल पाइप है जो आपके घरों से जुड़े हैं एक बाहर की मेन लाइन तक, उसको हम बोलेंगे लेटरल्स। और ये जो लेटरल्स हैं ये लेटरल्स ब्रांचेस से कनेक्ट होंगे, इनको हम बोलेंगे ब्रांच, या इसको हम बोल सकते हैं सबमेन पाइप। ठीक, तो यहाँ घरों से बाहर आया पानी, उसके बाद ये सबमेन पाइप्स से कनेक्ट हुआ। सबमेन पाइप्स जो हैं वो जुड़ेंगे मेन पाइप से। तो इसको हम मेंस बोलते हैं या मेन पाइप, या फिर हम इनको ट्रंक भी बोल सकते हैं, दैट इज नोन एज अ ट्रंक। तो एक पर्टिकुलर कम्युनिटी से, रेजिडेंशियल एरिया से लेटरल्स के थ्रू ब्रांचेस में पानी आएगा। ये ब्रांचेस में बहुत सारे लेटरल्स जुड़ेंगे और ये सारा पानी इकट्ठा होता हुआ एक ब्रांचेस से फिर मेन पाइप में आएगा। अब ये जो मेन पाइप है, ये मेन पाइप डायरेक्टली या तो किसी ट्रीटमेंट प्लांट से कनेक्ट होंगे या फिर ये किसी एक दूसरे बड़े सीवर से कनेक्ट होंगे, दैट इज नोन एज अ इंटरसेप्टिंग सीवर। राइट, तो अब ये पूरे शहर का जो गंदा पानी है वो एक पर्टिकुलर स्ट्रीम में बहने के लिए तैयार है, जिसको हम बोल रहे हैं इंटरसेप्टिंग सीवर। अब क्या होगा कि यहाँ पर हमको चाहिए एक ट्रीटमेंट प्लांट। ट्रीटमेंट प्लांट के बाद इसको बाहर छोड़ दिया जाएगा, दैट इज नोन एज अ आउटलेट। आउटलेट दैट इज नोन एज अ सिंक। और सोर्स जो आपके घरों से पानी बाहर आ रहा है, तो जब हम सोर्स और सिंक की बात करते हैं कि सोर्स क्या है और फाइनली सिंक क्या है, तो सोर्स जहाँ से पानी कलेक्ट होना शुरू हुआ और उसके बाद फिर फाइनली एक पर्टिकुलर ट्रीटमेंट के बाद जब उसको किसी भी रिवर में, स्ट्रीम में या फिर एक कोई डंप एरिया में उसको छोड़ दिया गया, तो दैट इज़ नोन एज अ सिंक। तो ये पूरा जो आपका है दैट इज़ नोन एज अ सीवर लेआउट ऑफ अ पर्टिकुलर सिटी। अब यहाँ पे जो मेन टर्म्स थी ये सारे हमारे सीवर हैं, कंड्यूट हैं या ग्रेविटेशनल पाइप्स हैं। सबसे पहले पाइप आते हैं लेटरल्स, जिसका डायमीटर कम छोटा होगा। उसके बाद थोड़े बिगर डायमीटर के ब्रांचेस होंगे, ब्रांच पाइप होंगे, सब मेन पाइप, फिर एक और बिगर डायमीटर होगा जिसको बोलेंगे मेन्स और ट्रंक। और इसके बाद या तो डायरेक्ट मेन्स हमारा ट्रीटमेंट प्लांट से कनेक्ट होगा और आउटलेट, या फिर डिपेंड करेगा सिटी पे। सिटी अगर एरिया हमारा बहुत ज़्यादा है और वहाँ पे एक हमें इंटरसेप्टिंग सीवर लाइंस भी हमारे पास है काफ़ी बिगर साइज़ की, तो ये इंटरसेप्टिंग सीवर लाइंस सारा जो वेस्ट वाटर है उसको कलेक्ट करेगी और फिर फाइनली
ट्रीटमेंट प्लांट पे जाएगा, वेस्ट वाटर ट्रीटमेंट प्लांट, और ट्रीट होने के बाद उसको आउटलेट में छोड़ दिया जाएगा। तो ट्रीटमेंट के बाद एक पैरामीटर्स होगा, पर्टिकुलर प्रॉपर्टीज़, जो वेस्ट वाटर की प्रॉपर्टीज़ हैं उसको चेक किया जाएगा। अगर वो अंडर लिमिट है तो उसके बाद उसको छोड़ दिया जाएगा। तो ये हुआ एक थ्योरेटिकल कंसेप्ट कि सीवर का लेआउट क्या है। जब हम यहाँ पर डिज़ाइन की बात करते हैं तो हमें, जब हम सीवर लाइंस की या सीवर की डिज़ाइन की बात करते हैं, मतलब कि हमें इसका डायमीटर डिज़ाइन करना है। तो जिस क्वालिटी का पाइप है, आइदर आरसीसी पाइप या फिर प्लास्टिक के पीवीसी के पाइप्स या कोई और दूसरा हमारा मटेरियल, तो उस मटेरियल, पहला हमारा मटेरियल डिसाइड होगा, देन उस मटेरियल के प्रॉपर्टीज़ के अकॉर्डिंग फिर हमें डायमीटर डिसाइड करना है कि पाइप्स का डायमीटर कितना है। तो ये डायमीटर, जब हम डिज़ाइन की बात कर रहे हैं तो हम सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है कि डायमीटर कितना है पाइप का। और डायमीटर किस पर डिपेंड करता है? डायमीटर डिपेंड करेगा क्वांटिटी पे, क्वांटिटी ऑफ वेस्ट वाटर, मतलब QW, कि कितना वेस्ट इन पाइप में से फ्लो होना है। तो जब एक घर की बात करेंगे तो ऑब्वियस है एक लिमिटिंग अमाउंट ऑफ वाटर है, मतलब सपोज इस घर में पानी आया Q, अब Q अमाउंट ऑफ वाटर, मतलब Q मीटर क्यूब पर सेकेंड, ये वाटर यहाँ पे डेली आता है इस घर में। तो इसमें से वेस्ट कितना निकलेगा? थ्योरेटिकली 80% ऑफ Q, ये अमाउंट होगा वेस्ट वाटर, क्योंकि हम मानते हैं कि जितना पानी हमारे घरों में आ रहा है उसका 80% हमारा पानी वेस्ट हो रहा है। तो जितना अमाउंट ऑफ वाटर एक घर में है या पर्टिकुलर एक लोकेलिटी में है, उसका 80% पानी जो है वो एज अ वेस्ट वाटर बाहर निकल रहा है। तो 80% वेस्ट वाटर हो गया। तो अगर हमारा ये जो लेटरल्स हैं ये सिर्फ इस हिसाब से डिज़ाइन है कि ये सिर्फ वेस्ट वाटर ही लेंगे घर रेजिडेंशियल एरियाज़ का, तो यहाँ पे ये 80% ऑफ Q के साथ डिज़ाइन होंगे। अब यहाँ पर भी एक टर्म और आई है हमारा कि ये हमें पर्टिकुलर किस डिमांड के लिए डिज़ाइन करना है, क्योंकि जब हम डिज़ाइन की बात करते हैं तो, और एक पर्टिकुलर एक दिन की अगर हम बात करते हैं तो यहाँ पर आपने एक पहले कर्व देखा होगा जब आपने वाटर क्वालिटी पढ़ा था कि मॉर्निंग आवर्स में डिमांड ज़्यादा होती है, डे आवर्स में कम हो गई, फिर इवनिंग आवर्स में डिमांड बढ़ी, फिर नाइट आवर्स में कम हो गई। सिमिलर जैसा हमारा ड्रिंकिंग वाटर की डिमांड है, उसी पैटर्न पे हमें वेस्ट वाटर की डिमांड भी मिलती है। तो वेस्ट वाटर की डिमांड भी ऑब्वियस है कि जो मॉर्निंग आवर्स हैं उसमें वेस्ट वाटर की डिमांड ज़्यादा है, डे आवर्स में थोड़ी कम हो गई, फिर इवनिंग आवर्स में थोड़ी डिमांड बढ़ी, फिर उसकी डिमांड कम हो गई। तो ये जो डिमांड का वेरिएशन है वेस्ट वाटर का, तो वैसे ही उसी डिमांड के वेरिएशन के अकॉर्डिंग कि एक दिन में कभी डिमांड बहुत हाई है और कभी डिमांड बहुत कम है। तो डिमांड कितनी हाई है, मतलब कि जिसको हम बोलते हैं MDD, मैक्सिमम डेली डिमांड, दूसरा होता है हमारा मैक्सिमम ओवरली डिमांड। तो मैक्सिमम डेली डिमांड की एक दिन में कितनी मैक्सिमम क्वांटिटी ऑफ वेस्ट वाटर रिक्वायर्ड है, और मैक्सिमम ओवरली डिमांड मतलब कि एक ओवर में पर्टिकुलर कितना डिमांड हमारा मैक्सिमम है। तो जो हम सीवर पाइप्स डिज़ाइन करते हैं नॉर्मली वो हम मैक्सिमम ओवरली डिमांड के लिए करते हैं। ठीक है, ये कुछ टर्म्स आपको पता होना चाहिए डिज़ाइन में जाने से पहले। एवरेज डेली डिमांड, एवरेज डेली डिमांड की एक दिन में पर्टिकुलर जो डिमांड का वेरिएशन है उसके करस्पॉन्डिंग एवरेज डिमांड कितनी है। तो एवरेज डेली डिमांड ये हम डायरेक्ट 80% के क्राइटेरिया से निकालते हैं कि जितना पानी आपके घरों में आ रहा है उसका 80% वाटर हमारा वेस्ट वाटर होगा। तो उसके करस्पॉन्डिंग ये हमें निकलेगी एवरेज डेली डिमांड। अब मैक्सिमम डेली डिमांड और मैक्सिमम ओवरली डिमांड। तो मैक्सिमम डेली डिमांड ये फार्मूला आपके पास है मैक्सिमम डेली डिमांड का, और दूसरा है मैक्सिमम ओवरली डिमांड। तो मैक्सिमम ओवरली डिमांड का रिलेशन हमें MDD से भी मिलता है और एवरेज डेली डिमांड से भी मिलता है। तो जब हम सीवर की डिज़ाइन की बात करते हैं तो डिज़ाइन ऑफ सीवर में नॉर्मली हम डिमांड को 3 टाइम्स इंक्रीज़ कर देते हैं। ठीक है, तो डिज़ाइन डिमांड भी हम इसको बोल सकते हैं कि डिज़ाइन डिमांड फॉर सीवर दैट इज़ 3 टाइम्स ऑफ एवरेज डेली डिमांड। अब इसके लिए हम डिज़ाइन करेंगे। तो जब एक बार हमें Q मिल चुका है, तो एक बार अगर आपको Q मिल चुका कि साहब वेस्ट वाटर कितना है, जिसके लिए अब ये वेस्ट वाटर किसी पाइप में से हमको बाहर निकालना है, जिसको हमने बोला सीवर पाइप्स। अब Q जब एक बार आपको मिल चुका तो हमारे पास फार्मूले आते हैं
जो आप पहले कंटिन्यूटी इक्वेशन पढ़ चुके हैं, Q इक्वल टू एरिया इंटू वेलोसिटी। अब एरिया पाइप का और वो हमको निकालना है, वो किससे निकलेगा? डायमीटर से। तो डायमीटर ही हमको फाइनली निकालना है किसी भी सीवर का। V इज़ द वेलोसिटी। वेलोसिटी की टर्म्स हमें पता होना चाहिए। यहाँ पर हमारे पास दो टर्म्स आती हैं वेलोसिटी की, तो उन टर्म्स में जाने से पहले हम यहाँ पर देखें कि वेलोसिटी के फार्मूले हमारे पास हैं कितने। ये भी आप ऑलरेडी फ्लूइड मैकेनिक्स में पढ़ चुके हो। एक चेजिस फार्मूला और दूसरा होता है मैनिंग्स फार्मूला। चेजिस फार्मूला V इक्वल टू C अंडर रूट ऑफ RS और मैनिंग्स फार्मूला होता है V इक्वल टू 1/n R की पावर 2/3 S की पावर 1/2। सीवर का जो मेन कंसेप्ट था कि ये एक ग्रेविटेशनल कंड्यूट है, इसमें ग्रेविटेशनल फोर्स का यूज़ होगा। तो फॉर एग्जांपल अगर हम एक सर्कुलर सीवर पाइप की बात करते हैं, सपोज ये एक सर्कुलर सीवर पाइप है, इसकी लेंथ है L। अब वाटर पाइपलाइन या ड्रिंकिंग वाटर की जब हम बात करते हैं तो उस ड्रिंकिंग वाटर जो डिज़ाइन होता है वो फुल फ्लो कंडीशन के लिए डिज़ाइन होता है। ड्रिंकिंग वाटर के लिए भी जो पाइपलाइंस है नॉर्मली वो सर्कुलर यूज़ होती हैं। तो सर्कुलर पाइप में जब उसकी डिज़ाइन होती है तो ये माना जाता है कि जो पाइप फ्लो होगा, बिकॉज वो प्रेशर के साथ फ्लो हो रहा है, तो फुल फ्लो कंडीशन में होगा। लेकिन अगर हम सीवर की बात करते हैं तो सीवर पाइपलाइन नॉर्मली 1/3 हाफ या 3/4 मतलब कि टोटल एरिया का मैक्सिमम 75% ही हम मानेंगे कि वो फुल फ्लो कंडीशन में होगा। कभी भी फुल फ्लो कंडीशन में ये सीवर पाइप डिज़ाइन नहीं किया जाता। 2/3/4 ऑफ फुल डेप्थ, इसी कंडीशन के लिए ये डिज़ाइन होगा। जैसे फुल डेप्थ है इसकी कैपिटल D, तो कैपिटल D ये फुल फ्लो कंडीशन की डेप्थ हुई, जिसको हम बोल रहे हैं कि दिस इज़ द डायमीटर ऑफ पाइप, सीवर पाइप। अब फॉर एग्जांपल यहाँ पे ये इतना सीवर, ये जो क्रॉस सेक्शनल एरिया है, अब स्मॉल d इज़ अ डेप्थ ऑफ फ्लो ऑफ सीवर लाइंस। तो यहाँ पर जो हमारा फ्री बोर्ड होता है, फ्री बोर्ड मतलब कि जो टॉप लेयर होती है लिक्विड की या फ्लूइड की, जैसे इसमें वेस्ट वाटर है, तो उस फ्री लेयर से ऊपर की तरफ हमने कितना गैप छोड़ा है, दैट इज़ नोन एज अ फ्री बोर्ड। अब ये जो फ्री बोर्ड हम यहाँ पर छोड़ते हैं, ये फ्री बोर्ड एक्चुअली सीवर के केस में ज़्यादा होता है। सीवर के केस में ज़्यादा क्यों होता है? क्योंकि जो सीवर में कौन सा लिक्विड फ्लो होना है? वेस्ट वाटर। और जो वेस्ट वाटर जब इसमें से फ्लो होगा तो उसमें मैक्सिमम परसेंटेज जो होगा दैट इज़ ऑर्गेनिक एंड इनऑर्गेनिक इम्प्योरिटीज़, मीन्स सॉलिड्स इसमें ज़्यादा होंगे। तो सॉलिड का पोर्शन इस वेस्ट वाटर में ज़्यादा होगा। तो इसके लिए, और दूसरा कि जो इसकी कैरेक्टरिस्टिक है वेस्ट वाटर की, इस कैरेक्टरिस्टिक्स में बिकॉज डे बाय डे जब इसमें डिसइंटीग्रेशंस होगा इम्प्योरिटीज़ का, तो इसमें से गैसेस फॉर्म होंगी, तो वो गैसेस भी कुछ एरिया ऑक्यूपाई करेंगी। तो एक्स्ट्रा प्रेशर क्रिएट ना हो, तो इसलिए यहाँ पे एक्स्ट्रा स्पेस दिया जाता है ताकि जो एंड प्रोडक्ट्स हैं, गैसेस हैं, वो यहाँ पर अपना प्लेस बना सकें और इसके बाद वो फ्रीली रिलीज़ हो सकें एटमॉस्फेयर में। मेन पाइपलाइन या ड्रिंकिंग वाटर से सीवर लाइन किस किस रेस्पेक्ट में डिफरेंट है? फर्स्ट, दैट इज़ अ सीवर लाइन इज़ अ ग्रेविटेशनल पाइप्स और वर्क अंडर ग्रेविटी, जबकि जो वाटर सप्लाई पाइपलाइन है दैट इज़ वर्क अंडर प्रेशर। सेकेंड बेसिक इंपॉर्टेंट thing या basic important difference between main pipeline and sewer line is that in sewer never designed for full flow condition, जबकि वाटर सप्लाई की जो पाइपलाइन है ड्रिंकिंग वाटर की, वो हमेशा फुल फ्लो कंडीशन के लिए डिज़ाइन होती हैं। There are two systems in our country for sewer lines, that is a separate system and combined system. There are two types of system, separate system and combined system. Separate मतलब कि दो अलग अलग पाइप्स या कंड्यूट्स वेस्ट वाटर के लिए बिछाए गए हों। सेपरेट सीवरेज सिस्टम की जब हम बात करते हैं तो हमें यहाँ पर एक्चुअली दो
सीवर कंड्यूट्स अलग अलग डिज़ाइन करना है। एक सीवर कंड्यूट में से सिर्फ रेजिडेंशियल एरिया से जितना गंदा पानी आ रहा है वो बहेगा, दैट इज़ 80% ऑफ द ड्रिंकिंग वाटर, या हमारे घरों में जितना भी म्यूनसिपैलिटी का पानी आ रहा है उसका 80% पानी एक कंड्यूट में से बहेगा। तो एक सीवर पाइपलाइन डिज़ाइन होगा सिर्फ 80% ऑफ क्यू जो वाटर डिमांड है। फिर जो दूसरा कंड्यूट है, ये कंड्यूट सिर्फ रन ऑफ के लिए डिज़ाइन होगा, रन ऑफ वाटर। दोनों का ट्रीटमेंट डिफरेंट होगा। रन ऑफ वाटर में हमें सिर्फ स्क्रीनिंग लगानी है, हमें इसका कोई और ज़्यादा ट्रीटमेंट नहीं करना है, क्योंकि ये रन ऑफ वाटर जो है वो इतना पॉल्यूटेड नहीं है। लेकिन जब हम रेजिडेंशियल एरिया से जो पानी निकल रहा है उसको हमें प्रॉपर ट्रीट करना पड़ेगा, क्योंकि उसमें ऑर्गेनिक और इनऑर्गेनिक दोनों इम्प्योरिटीज़ का अमाउंट ज़्यादा है। तो ये, और जब हम दो पाइप अलग अलग यूज़ करेंगे सेपरेट सिस्टम के, तो यहाँ पे जो डायमीटर्स हैं दोनों के अलग अलग होंगे। और जब हम इन दोनों को कंबाइन कर देंगे, जब हमारा दूसरा एक कंबाइंड सिस्टम की जब हम बात करते हैं, कंबाइंड सीवरेज सिस्टम, सीवरेज ऑफ वेस्ट वाटर, तो कंबाइंड सिस्टम में बिकॉज हमें एक बिगर पाइप लेकर चलना है और इस बिगर पाइप में 80% ऑफ क्यू वाटर भी है, रेजिडेंशियल एरिया से जितना पानी आ रहा है, प्लस बारिश का पानी भी आएगा। तो दोनों की कुछ एडवांटेजेस भी हैं, कुछ डिसएडवांटेजेस भी हैं। नॉर्मली जब हम कंबाइंड सिस्टम की बात करते हैं तो कंबाइंड सिस्टम का अगर हम डिसएडवांटेजेस कहें तो वो ये है कि इसमें एक बिगर साइज़ का पाइप लगेगा। जब बिगर साइज़ का पाइप लगेगा तो ऑब्वियस है कि उसका जो इकोनॉमी है वो हाई जाएगी, महंगा पड़ेगा वो। और दूसरा, बारिश किसी जोन में अगर सिर्फ 2 महीने या 3 महीने होती है पूरे ईयर के, तब ये प्रॉब्लम करता है। अब ये कंबाइंड सिस्टम कहाँ पे एडवांटेजियस है, जहाँ पे मैक्सिमम सीज़न में बारिश हो रही है, मतलब कि पूरे साल भर में अधिकतर वहाँ पे बारिश का पानी आता रहता है। तो वहाँ पर हमें कंबाइंड सिस्टम जो है वो प्रेफरेबल है, वो हमें फ़ायदा करेगा। लेकिन अगर 2 महीने या 3 महीने की बारिश होती है तो सिर्फ 2 महीने या 3 महीने तो ये जो पाइप है वो हाफ से थोड़ा हमें ज़्यादा 75% तक फुल मिल सकता है, लेकिन उसके बाद फिर हमें मिनिमम फ्लो कंडीशन मेंटेन करने में प्रॉब्लम आएगी। तो मिनिमम फ्लो मेंटेन करने के लिए फिर हमें सेपरेट सिस्टम ही इस जगह पर लाना पड़ेगा जहाँ पे बारिश कम होती है 2 महीने या 3 महीने के लिए। क्योंकि मिनिमम फ्लो की रिक्वायरमेंट क्यों है, ये सेल्फ क्लींसिंग वेलोसिटी का कंसेप्ट यहाँ पर आता है।